अंतस्रावी ग्रंथियां होती है उसके बारे में बात करेंगे। हृदय वक्र और जठर आंतरी पथ पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या ये जो हार्मोन्स होते हैं इन पे कमांड करते हैं, और हार्मोन की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन आखिर काम कैसे करते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है वो रहेगा ग्रंथियां, कौन कौन सी हमारे पास ग्रंथियां हैं, किस तरीके की है, और उसको अपन क्या हार्मोन कहाँ से निकलते हैं और हार्मोन क्या चीज है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ आपको एनसीईआरटी में 2-4 लाइनें दे रखी है, उसको एक बार स्टडी मतलब रीड कर लेते हैं अपन, तो अपन को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वही पुरानी बातें हैं, इसमें से कुछ भी नया है नहीं। वैसे अपन ने ये सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 21 में करी हुई है कि भाई जो उच्च कशेरुकी है वो उनका शरीर बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है ना भाई, कितने सारे सिस्टम है हमारे अंदर, कितने सारे भाग है, तो अनेक भाग है, और इन सभी भागों को एक साथ कार्य करने के लिए जो मैंने कहा था समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, इन सब की जरूरत होती है। और इन सब के लिए अपने पास दो चीजें थी जो मैंने आपको 21 में ही बताई थी। एक तो तंत्रिका तंत्र जो अपन पढ़ के आ गए, है ना, एक तो तंत्रिका तंत्र जो 21 में पढ़ के आ गए, और एक अपन ने कहा था अंतस्त्रावी जो मैंने कहा था कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, ये बात अपन ने पहले भी कही थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने कहा कि भाई अतः स्पष्ट रूप से दोनों तंत्रों के बीच विशेष समन्वय होना चाहिए। अब तंत्रिका तंत्र और अंतस्त्रावी तंत्र दोनों अलग तंत्र है, दोनों का काम अलग है, लेकिन इनका साथ में होना, साथ में काम करना बहुत जरूरी है। भाई तंत्रिका तो अपने सिग्नल्स पहुंचा देगी जहां पे भी, जिस भी ऑर्गन पे उसको पहुंचाने हैं, जहां से भी सिग्नल लेने हैं, लेकिन उस अंग को काम कराने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है, कुछ रसायन की जरूरत होती है जिससे वो अंग काम करता है। जैसे अपन पाचन की बात कर ले अगर, तो पाचन में भाई हमारा ब्रेन है, खाना अंदर गया, खाना अंदर गया, सिग्नल पहुंच गया ब्रेन को कि खाना अंदर चला गया है, लेकिन खाने में पाचक रस डालने हैं, ये ब्रेन सिग्नल देगा आमाशय को या स्टमक को, तो स्टमक रिलीज करेगा, तो उसके पास वो हार्मोन्स भी होने चाहिए, वहां पे वो ग्लैंड भी होनी चाहिए, वो ग्रंथि भी होनी चाहिए जो उस हार्मोन्स, उस एंजाइम को क्या करे, सिक्रेट करे। तो दोनों का काम एक साथ करना बहुत जरूरी है, किसी एक के काम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हमारे जो सिस्टम है उनका क्या जरूरी है, साथ में काम करना, यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एक दूसरे की उपस्थिति में ही संपूर्ण शरीर की क्रियाविधि का नियंत्रण कर सकते हैं। ये दोनों साथ साथ अगर काम करेंगे तभी हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से रेगुलेट रहेगा, या अच्छे से काम करेगा। उच्च कशेरुकी के शरीर में ग्रंथियां एपिथेलियम ऊतकों के बनन होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो ग्रंथियां होती है वो कैसे बनती है। कोई भी ग्रंथि, चाहे वो अंतस्त्रावी हो चाहे बहिस्त्रावी हो, दोनों की बात करेंगे। तो हमने एपिथेलियम सेल्स के बारे में पढ़ा है, एपिथेलियम सेल्स चैप्टर नंबर 7 से घसीट लेके आ रहे हैं अपन। तो हमारी जो एपिथेलियम सेल्स होती है उनके अंतर्वलन से, मतलब उनके फोल्ड से, जैसे ये एपिथेलियम सेल है, इसका फोल्ड हो गया, अंदर की तरफ धस गई है ना, तो ये वलन जो है या फोल्ड जो है, यही आगे जाके क्या बनाता है, ग्रंथि बनाता है। ऐसा ये कह रहा है कि हमारी एपिथेलियम सेल में ही कुछ फोल्ड हो जाने की वजह से हमारी ग्रंथियां जो है वो बनती है। सामान्यतः ग्रंथियां ऊतक, अंग, कोशिकाओं के रूप में शरीर की सतह पर या शरीर के भीतर अंगों में पाई जाती है। कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो शरीर की सतह पे होती है, जैसे कि अपनी श्वेत ग्रंथियां, है ना, श्वेत ग्रंथियां कहाँ होती है, त्वचा पे, श्वेत ग्रंथि। तो भाई श्वेत ग्रंथि जो भी सिक्रीट करती है वो सब त्वचा पे आता है ना, ऊपर सतह पे आता है, तो ये त्वचा पे होती है। मेमोरी ग्लैंड है जैसे अपनी, तो उसका सेक्रीट करा हुआ भी त्वचा पे आता है। ऑयल ग्लैंड है, तेल ग्रंथि है जो हमारे शरीर पे, वो यहीं पे स्किन पे रहती है, ऊपरी सतह पे रहती है। कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो किसी अंग के भीतर रहती है, अंदर की तरफ है, जैसे अपने कान में अपन ने पढ़ा था सेरुमिन ग्लैंड, सेरुमिन ग्रंथि, तो भाई ये अंदर है, कान के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है ना, गुहा में मौजूद है, तो अंदर मौजूद है। ऐसे ही हमारे अमाशय है, अमाशय के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ये भाई अमाशय के अंदर मौजूद है, अंग के अंदर है। तो शरीर में या अंगों के भीतर या सतह पे कहीं भी ये पाई जा सकती है, सबका अलग अलग स्थान है, सबकी अलग अलग स्थिति। ठीक है, ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब अपन को बात करनी है ग्रंथियों की, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन को बात करनी है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर अपन को पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनल ग्लैंड, एंडोक्राइनल ग्लैंड। इसी का एक और नाम है जो आपको याद रखना है, नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथि। वैसे इसकी परिभाषा में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख दो। और इसी को इंग्लिश में अपन बोलते हैं डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड। दूसरी अपनी जो है वो होती है बहिस्त्रावी, बहिस्त्रावी ग्रंथि।
जिसको अपन एक्सोक्राइनल बोलते हैं, एक्सोक्राइनल ग्लैंड। इनको क्या कहेंगे, इनको नलिका युक्त कहते हैं, नलिका युक्त, ठीक है। ये डक्ट, वो डक्टलेस थी, ये डक्टाइल हो जाएगी, ठीक है, विथ डक्ट हो जाएगी। और तीसरी जो है वो होती है मिश्रित, तीसरी जो होती है वो क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिश्रित ग्रंथियां। ये इन दोनों का मिला जुला रूप होती है, ठीक है, इन दोनों का क्या होती है, मिला जुला रूप। अब सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, या पहले बहिस्रावी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, बहिस्रावी, ताकि आपको अंतःस्रावी थोड़ी इजीली समझ में आएगी। पहले बहिस्रावी पढ़ रहे हैं, पहले नंबर पे लिखा है अंतःस्रावी, लेकिन अपन पहले बहिस्रावी पढ़ रहे हैं। बहिस्रावी जिसको अपन एक्सोक्राइनल, ठीक है, ग्लैंड्स कहते हैं। क्या है भाई इनका, ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्त्रावित, स्त्रावित मतलब सिक्रीटेड, मतलब अपने अंदर से निकाला हुआ कुछ पदार्थ, अपने द्वारा स्त्रावित पदार्थ या रासायन, जो भी बोलो, पदार्थ, रासायन, एंजाइम, कुछ भी बोलो, आदि को नलिकाओं, नलिकाओं व वाहिनिकाओं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, डक्ट, द्वारा निश्चित, जिसको अपन लक्ष्य अंगों पर छोड़ती है, बहिस्रावी कहलाती है, बहिस्रावी कहलाती है, ग्रंथियां कहलाती है, ठीक है। ये अपनी हो गई परिभाषा, अभी इसको समझना है, ठीक है। क्या समझना है, क्या कह रहे हैं हम, कि हमारे पास दो तीन प्रकार की ग्रंथि है। पहली वाली होती है एक्सोक्राइनल, इनकी क्या चीज होती है कि ये जो ग्रंथियां होती है, ये अपने द्वारा स्त्रावित पदार्थ को पहले एक डक्ट में डालती है, मतलब नली में डालती है। फिर नली जो है वो घूम के जहां पे इसको स्त्रावित करना होता है, जहां पे इस एंजाइम को, इस रसायन को छोड़ना होता है, वहां पे वो नली जाती है, और उस नली में से वो पदार्थ निकल के उस अंग को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक नली होती है। जैसे भाई इसको समझे अगर अपन, हार्मोन्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो इसकी बात करनी है, तो पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेती हूँ। देखो, जैसे कि भाई ये अपनी कोई भी त्वचा या कुछ भी मान लो, ये एपिथेलियम है, और एपिथेलियम के फोल्ड से ही अपन ने क्या कहा, ग्रंथि बनती है। तो भाई ये ग्रंथि है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसकी कोशिकाएं हैं, कुछ स्पेशल कोशिकाएं हैं जिनसे कोई स्त्राव निकल रहा है, ठीक है। अब ये स्त्राव है ना, सीधा बाहर नहीं जा रहा है, इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर मैं बनाऊं, तो भाई ये समझ लो कि ये ग्रंथि है, ऐसे ऐसे ये ग्रंथि है ना, ये त्वचा है, अभी मैंने सेल्स नहीं बनाई है, लेकिन अपन ये मान रहे हैं ये ग्रंथि है। यहाँ ग्रंथि में बहुत सारी सेल्स होगी, अलग अलग कोशिकाएं होंगी इस ग्रंथि के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बहिस्रावी ग्रंथि। अब इसका क्या मतलब है कि भाई इससे जो भी निकलेगा, इससे जो भी पदार्थ निकल रहा है, मान लो ये रासायन निकल रहा है, या पदार्थ निकल रहा है, या एंजाइम निकल रहा है, ये पदार्थ जो है पहले तो इकट्ठा होगा, फिर एक नली समान संरचना में, अब ये नली समान है, भले छोटी है, छोटी सी नली है, लेकिन है तो सही, तो भाई ये डक्ट वाली फॉर्म से निकल के ये पदार्थ बाहर जाएगा, डक्ट से जाता है, मतलब एक नली होती है, पहले सारा पदार्थ उसमें जाएगा, उससे फिर जहां पे इसको जाना है वहां पे जाएगा। ऐसे ही जैसे अपनी अमाशय में होती है, भाई अमाशय की ग्रंथियों की देखिए बात करें, ये अपना अमाशय है। अब यहाँ पे भाई त्वचा में बहुत सारी ग्रंथियां हैं अंदर, यहाँ पे इनसे जो पदार्थ निकल रहा है वो डक्ट के थ्रू, एक नली जैसी संरचना है, उससे निकल के अमाशय में आ रहा है। और देखिए, एक और देखो, देखो अपनी जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियों से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, भाई ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथि, जैसे इसको मैं श्वेत ग्रंथि बता देती हूँ। अपनी जो श्वेत ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि कहाँ होती है, त्वचा पे, है ना। तो ये श्वेत ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अमाशय की जो अपनी पाचक ग्रंथियां हैं,
पाचक ग्रंथि है, वो सब इसी के एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे होती है मेमोरी ग्लैंड, ऐसी ये मेमोरी ग्लैंड होती है। मैं बहुत छोटे में आपको समझा रही हूँ, आप 12th में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ना है ये मेमोरी ग्लैंड। तो ये होती है अपनी स्तन ग्रंथियां, ये जो मैंने यहाँ पे गोले बनाए ना, ये स्तन ग्रंथियां है। इनसे पहले पहले पतली पतली ट्यूब निकलती है, फिर ये सारी ट्यूब मिलके एक बड़ी ट्यूब बनाती है, और फिर ये बड़ी ट्यूब यहाँ पे आके इसकी भी छोटी छोटी ट्यूब निकलेगी, ये भी इससे मिलेगी, और फिर ये ट्यूब आके यहाँ से दूध का स्त्रावण करती है, इनमें दूध बनता है, यहाँ से दुग्ध स्त्रावण होता है और फिर वो बाहर आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूध बना यहीं पे रिलीज हो गया, नहीं, डक्ट है, नली है, यहाँ पे एक नली है, और इस नली से ये चीज बाहर आ रही है और वो रसायन या वो चीज जो है बाहर निकलती है। ऐसा ही सब में होता है, किसी में डक्ट छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है। जैसे अपने यकृत के बारे में पढ़ा हुआ, लिवर है ना, लिवर पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ के आए। पाचन तंत्र में हमने कहा कि लिवर पित्त का स्त्रावण करता है। पित्त को बनाता कौन है, बाइल जूस कौन बनाता है, लिवर बनाता है, लेकिन लिवर स्त्रावित नहीं करता। लिवर उसको क्या करता है, पित्ताशय में भेज देता है ना, पित्ताशय में भेज देता है, और पित्ताशय से फिर एक ट्यूब आती है जो अपने कहाँ पे खुलती है, अग्नाशय आंत में खुलती है। तो भाई ये क्या हो गई, ये डक्ट ग्लैंड हो गई ना, क्योंकि ये डक्ट आ रही है जो अपने टारगेट ऑर्गन पे, अपने लक्ष्य ऑर्गन पे जहाँ पे उसको जाना है। लक्ष्य अंग का मतलब जहाँ पे उस एंजाइम की जरूरत है, जहाँ उस एंजाइम को जाना है, उस जगह पे एंजाइम डक्ट के माध्यम से पहुंचता है, नली के माध्यम से पहुंचता है। तो एग्जाम्पल सारे आपके सामने है, इसी में लार ग्रंथियां भी आएंगी आपकी, जितनी भी पाचन ग्रंथियां है, लार ग्रंथियां है, श्वेत ग्रंथियां है, तेल ग्रंथियां है, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां है, ठीक है। और इनके जो रसायन होते हैं जनरल लैंग्वेज में हम उनको एंजाइम्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंजाइम्स बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखें। जनरल लैंग्वेज में हम इनके द्वारा इस तरह की चीजों को क्या बोल देते हैं, एंजाइम। सबको तो नहीं बोलते, अब श्वेत ग्रंथि वाले को एंजाइम नहीं बोलते है ना, अब सिरुमिन वाली को सिरुमन बोलते हैं, एंजाइम नहीं बोलते। लेकिन बेसिकली जितने भी पाचन वाले हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। सिरुमेन भी इसी प्रकार का उदाहरण है, ये सिरुमेन भी इसी में आएगा, सिरुमेन ग्रंथि। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूं जगह है तो, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, सिरुमेन ग्रंथि, ये सब अपनी किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, जो डक्ट के माध्यम से क्या होंगी, आ जाएंगी। अब दूसरा अपन लिखे उससे पहले मैं आपको समझा ही देती हूँ, ये तो हो गई बहिस्रावी, ठीक है। इधर अपन अंतस्रावी को समझ लेते हैं ताकि बात यहीं पे समझ में आ जाए। इतनी बात सबको आगे बढ़ रहे हैं। अंतस्रावी ग्रंथि पहले समझ लो, फिर मैं लाइन लिखाऊंगी, लाइन में कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम डेफिनेशन के साथ यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा नलिकाओं के बिना, ऐसा आ जाएगा बस, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा लाइन में, ठीक है। लाइन में क्या अंतर आ जाएगा अंतस्रावी ग्रंथियों के, यहाँ पे नलिका युक्त था ना, नलिका द्वारा, वो आ जाएगा नलिकाओं विहीन, सीधा रक्त में क्या करती है, अपने जो है रसायन है उनको स्रावित करती है। मैं लिखा दूंगी, अभी चिंता मत करो, पहले भाई एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो क्या होती है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां सीधा सीधा अपने जो भी रसायन होते हैं, इनमें डक्ट नहीं होती, कोई नली वाली ऐसी चीज नहीं है। जैसे मान लो कि ये ग्लैंड है, मान लो ये ग्रंथि है, जैसे अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में सभी ने सुना ही होगा, बचपन से अपन को पहले ही पढ़ा देते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी स्राव निकला वो सीधा ब्लड में, अपने ब्लड में, कोई ग्लैंड वैंड का चक्कर नहीं है, सीधा ब्लड में आएगा, ये सीधा ब्लड में। यहाँ पे कोशिका है, कोशिका से जो भी निकला सीधा खून के अंदर ले गया, ठीक है। जैसे अब ये कैसे होता है, तो देखो ये ऐसे होता है कि मान लो अपनी कोई थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। अब आपको पता है हमारे शरीर में कोई भी चीज हो, कोई भी अंग हो, कोई भी ग्रंथि हो, सब में ब्लड सप्लाई होती है, सब में ब्लड तो जाएगा ही। तो भाई ब्लड सप्लाई किससे होती है, तो आपने कहा कि भाई धमनी और शिराओं से होती है। तो भाई धमनी मान लो आई शुद्ध रुधिर लेके, ये अपनी मान लो धमनी आई है ना, आर्टरी आई, कौन सा लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊतकों में सप्लाई सबने पढ़ी हुई है, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ज्यादा मेरे को डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, केशिकाओं में बढ़ती है, इसमें बढ़ती है केशिकाओं में, यहाँ पे क्या करेगी, ऑक्सीजन दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, यही होता है। और फिर क्या बना देती है, शिरा बना लेती है। ये मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके क्या बना देते हैं, शिरा, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन कम होती है ना। मैंने एक एक लिखा है तो ये मत समझना एक ही होती है, मैं कई बार उस चैप्टर में बता चुकी हूँ कि कोई भी ब्लड हो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, बस यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो ग्रंथि अपना काम कर लेती है चुपके से, भाई ये तो खून देने आई थी, ये तो ऑक्सीजन देने आई थी, अपनी ग्लैंड क्या करेगी, जैसे ये ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि है, इसको पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि जो भी मान लो, पीयूष मान लो, तो पीयूष ग्रंथि है, ये क्या करेगी, इसके इसकी कोशिकाओं ने जो हार्मोन स्रावित किए हैं,
की कोशिकाओं ने जो हार्मोन स्रावित किए हैं वो सीधा इनमें डाल देगी, ये लो लेते जाओ बदले में कुछ, ये सब इसमें डाल देगी। तो कोई डक्ट नहीं है, जहां से स्रावित हुआ सीधा ब्लड में, कोई नली वली नहीं है ऐसी कि यहाँ से नली बनी, नली से फिर वो अंग में गया, ऐसे जैसे पित्ताशय में हो रहा है नली बनी अंग में गया, ऐसा कुछ संचित वंचित कई जैसे यहाँ पे पित्त संचित हो रहा था, स्टोर हो रहा था, यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं है, दिन भर निकलता रहता है, खून में मिलता रहता है। अब ये खून जहां जहां जाएगा पूरे शरीर में घूमेगा, पूरे शरीर में घूमेगा, और इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा, जैसे पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि के तो वैसे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं ऐसा मान लेती हूँ कि चलो पीयूष ग्रंथि जो है हमारी हड्डियों की वृद्धि में मदद करती है ना। तो जब ये खून हड्डियों में जाएगा, जब ये खून हड्डियों में जाएगा तो हड्डियों में जाके ये हार्मोन काम करेगा। उसके पहले किडनी आएगी, उसके पहले लिवर आएगा, उसके पहले आंत आएगी, तब ये कुछ काम नहीं करेगा, खून में रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी, रिसेप्टर्स, कि हमारी हर सेल में एक पर्टिकुलर हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी कोशिकाओं में रिसेप्टर का मतलब ग्राही, जैसे मान लो हड्डी है उसमें पिट्यूटरी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की ग्राही है तो ही वो उसको ग्रहण करेगी, लिवर में नहीं है तो लिवर कुछ निकालने देगा, जाओ हमारा कोई काम नहीं, चलते जाओ यहाँ से। इसीलिए हर चीज ऐसा क्यों नहीं होता, जब ये पूरे खून में घूम रही है तो इसको सब जगह काम करना चाहिए, ये सब जगह क्यों नहीं करती, टारगेट ऑर्गन का मतलब जहां पे इसका काम है, ये टारगेट ऑर्गन है, इसका लक्ष्य अंग ये है, यहीं पे काम करेगा, क्योंकि इसी के पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं, सेल्स पे लगे होते हैं, ये सेल्स पे लगे होते हैं, ये रिसेप्टर क्या होते हैं, ग्राही, इनको ग्राही या रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर पर्टिकुलर होते हैं, जैसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के लिए अलग है, थायराइड के लिए अलग है। तो जब यहाँ से सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आएगा जो कि पिट्यूटरी से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं अपन, वो आएगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लगेगा ऐसे, ये इसको ग्रहण करेगी, तब इस पे काम करेगा। इसमें थायराइड भी है लेकिन थायराइड का इसमें कोई काम नहीं है तो नहीं लेगा, ऐसे, ठीक है। सबके रिसेप्टर्स होते हैं जिससे वो इसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई डक्ट वक्त का सिस्टम नहीं है, बिना नली के, बिना नली, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। ये दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में सिर्फ क्या आ जाता है कि नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती है समझाओ, तो आपको पता होना चाहिए, उन्हीं को अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। इसके क्या एग्जाम्पल है, आपने ग्रंथियां पढ़ी हुई है 10th क्लास में भी, कुछ नाम मैं बता देती हूँ, लिखे हुए भी हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद अपनी पेंक्रियाज ग्रंथि, वो मिक्स में आएगी वैसे, तो अभी मैं मिक्स में बता दूंगी उसको, और बाकी सारी जो ग्रंथि है अपनी गोनेड्स हैं, अंडाशय, वृषण, ठीक है, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, ये सब जो है अपनी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब तीसरा जो अपना टॉपिक आता है, उससे पहले मेरे को परिभाषा लिखनी है, तो तीसरी जो पहली वाली जो अपन अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा लिख देते हैं 2 नंबर, एंडोक्राइन, क्या भाई, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित रसायन, अब यहाँ पे सारी चीजें एंजाइम शब्द नहीं लिखना है, बाकी सारा जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ या रसायन, इनको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, इनको अपन क्या बोल देते हैं, एंजाइम नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, हार्मोन, ठीक है। इनके द्वारा पदार्थ स्रावित हार्मोन बिना किसी नलिका के सीधे रक्त में जाकर लक्ष्य अंगों तक पहुंचता है या पहुंचती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, ठीक है। ग्रंथि शब्द आप लिखते हैं, उदाहरण क्या है, मैंने इतने सारे बोले, आप 2-4 लिख देना, पीयूष ग्रंथि जिसको अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, थायराइड, सारे नाम लिखने हैं आपको, मैं 2 लिख के छोड़ रही हूँ क्योंकि सारे अपन पढ़ ही लेंगे नीचे। तीसरी अपनी आती है मिक्स वाली, मिश्रित, मिक्स्ड, इसमें क्या होता है भाई, ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों की तरह
कार्य करती है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? वन एंड ओनली अपनी उदाहरण है इसका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अब इसको अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अंतःस्रावी भी है, ये दोनों तरह से काम करती है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक या पेनक्रियास ग्लैंड, ठीक है, क्या काम है? अब ये कैसे दोनों तरह से काम करती है तो बता देती हूँ भाई। इससे जो अपनी अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो, अपने जो आंत है उससे ऐसे पत्ती की तरह लगी होती है ये, ठीक है। इससे दो चीजें होती है, एक तो पाचक रस, इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं, पाचन में मदद करते हैं। जो कौन कौन से? ट्रिप्सिन है ना, और अपना लाइपेज, और ये सारे एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं, और वो डक्ट के थ्रू हमारे कहाँ पे जाते हैं? हमारी आंत में जाते हैं। तो यहाँ पे नली होती है, ठीक है। तो एक तो ये वाला, ये तो हो गई कैसे? बहिस्त्राव की तरह। अब अंतःस्त्राव की तरह कैसे करती है? तो हमारी पेनक्रियाटिक ग्लैंड में, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन बोलते हैं लेगर हैंस की द्वीप कोशिकाएं। लेगर हैंस द्वीप कोशिका नाम है साइंटिस्ट का। इनसे कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे एक हार्मोन आपने सुना होगा इंसुलिन, और बाकी भी लिखेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपने एक ही पढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब वही सेम चीज, जब ब्लड इसके अंदर ब्लड सप्लाई देने के लिए आता है, तो ये अपना इंसुलिन ब्लड में डाल देती है, वो डक्ट से नहीं जाता, वो सीधा ब्लड में चला जाता है। तो ये दोनों तरीके से काम है। जब पाचन में मदद करती है तो एंजाइम की तरह, बहिस्त्रावी की तरह, और जब अंतःस्रावी की तरह काम करती है तो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसीलिए ये कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें मेरे को एक और चीज बतानी है, जो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीट के हिसाब से नोट कर लें। कहाँ गई अपनी ग्लैंड? हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज बतानी थी कि अपनी जो ग्रंथियां हैं वो दो है, बेसिकली दो प्रकार की है। एक तो होती है एक कोशिकीय, ये नीट से मेरे को याद आ गया, भूल गई थी मैं, नीट में ये सवाल आया हुआ है। एक तो होती है सिंगल सेल से बनी हुई, मतलब एक कोशिका है और उसी से ग्रंथि बनी हुई है, और उसी से क्या निकल रहा है? पदार्थ निकल रहा है। एक कोशिकीय होती है। इनका उदाहरण क्या है? गॉबलेट सेल्स। याद है किसी को गॉबलेट सेल्स? कलश कोशिका, गॉबलेट कोशिका, बता रही हूँ कहाँ आप पढ़ा है आपने। गॉबलेट कोशिका, एक तो अपन ने जब SER अंतःप्रदवी जालिका में अंतर पढ़ा था, रफ वाली और स्मूथ वाली, उसमें भी नाम लिखा हुआ था गॉबलेट सेल। ये हमारे आंत में भी होती है, अमाशय में भी होती है, श्लेष्मा का उत्सर्जन करती है। ये एक कोशिकीय, ये पूरी एक कोशिका है, अलग अलग नहीं है, सिंगल सेल है ये, और इसी से पदार्थ श्लेष्मा का स्त्रावण हो रहा है, श्लेष्मा स्त्रावित हो रहा है, ये सिंगल सेल है। और एक होती है बहुकोशीय, ये एक ही है, इसका नाम याद रखना है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सिंगल सेल ग्रंथि कौन सी है? एक कोशिकीय की। और दूसरी होती है मल्टी सेल्यूलर, बाकी सारी जो अपन पढ़ रहे हैं वो सब मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय। ये सारी जो अपन पढ़ रहे हैं, ऑल लिख देती हूँ, सारे नाम तो नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन आप समझ गए कि बाकी जो अपनी शेष है, शेष जितनी भी सारी अपन पढ़ेंगे वो सब मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें से किसी का भी नाम लिख दो। अब अपन आते हैं कि भाई हमने कहा कि जो हार्मोन्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, हार्मोन क्या होते हैं? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक, कई जगह पे आपको इसके लिए कार्बनिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, हो सकता है कहीं कार्बनिक शब्द लिखा हो तो मैं ब्रैकेट में या ऑब्लिक करके लिख देती हूँ, कार्बनिक पदार्थ जो रक्त द्वारा या ब्लड द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर, लक्ष्य अंगों तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कार्यकारी होते हैं, कार्यकारी या कार्य की, प्रभाव दिखाते हैं, उसकी जगह हो सकता है आपको कहीं लिखा हुआ मिले कार्य की, अपना प्रभाव दिखाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। अब
हार्मोन्स के क्या गुण होते हैं, ये अपना लास्ट टॉपिक है, फिर आपको रेस्ट दूंगी मैं, आपकी ही अगली बैच की क्लास है मुझे पता है, तो मैं 10 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। भाई क्या है इनके रासायनिक गुण, ये तो पता चल गया कि आपको ये हार्मोन है। अच्छा ये एंजाइम से क्यों डिफरेंट होते हैं, ये अभी जो अपन गुण लिखने वाले हैं यही आपको बताएंगे कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है। मैं साथ साथ बताती रहूंगी कि एंजाइम में ये होता है, हार्मोन में ये है, तो आपको एंजाइम और हार्मोन में अंतर पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला, इनका अणुभार कम होता है, इनका अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। किसका, हार्मोन का। एंजाइम का ज्यादा होता है। देखो मैं यहीं पे बोलती जा रही हूँ, चाहो तो आप दोनों में अंतर लिख लो। इनका मॉलिक्यूलर वेट मतलब ये रासायन है, रासायन है तो भाई मॉलिक्यूल से बने होंगे, एटम इनसे बने होंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका क्या होता है भाई, कम होता है किसके कंपैरिजन में, एंजाइम के कंपैरिजन में। दूसरा, यह कम मात्रा में ही कार्यशील होते हैं। भाई इनकी अल्प मात्रा, जिसको अपन कम मात्रा को कोई अल्प मात्रा भी बोल सकते हो, इनकी कम मात्रा ही लक्ष्य अंग के लिए पर्याप्त होती है, थोड़ा सा चाहिए बस, ज्यादा नहीं। लेकिन एंजाइम तो जितना चाहिए उतना ही चाहिए होगा, उसकी भी एक लिमिट है, एंजाइम कम या ज्यादा होगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी है ऐसा, लेकिन भाई इनकी थोड़ी सी मात्रा भी उस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देती है, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। कम मात्रा ही कार्यशील अंग के लिए पर्याप्त है। दूसरा, तीसरा, यह प्रक्रिया में विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, अर्थात प्रत्येक क्रिया के लिए इन्हें, प्रत्येक क्रिया के लिए हार्मोन पुनः निर्मित होगा। क्या मतलब है इसका, देखो थोड़ा थोड़ा हो सकता है नोट से लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा आप मेरी लास्ट ईयर की क्लास देखोगे उसमें भी लैंग्वेज आपको अलग ही मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं रटता हुआ नहीं है, मेरे को समझा हुआ है, उस हिसाब से मैं लैंग्वेज बना लेती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, क्या कह रहा है ये बच्चों, ये कह रहा है कि भाई ये जब किसी क्रिया में भाग लेते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। अब अगर क्रिया दोबारा करानी है तो फिर से ग्लैंड से हार्मोन आएगा ब्लड में, वो तो सिक्रीट करती रहती है, फिर दूसरी बार वो क्रिया होगी। लेकिन एंजाइम में ऐसा नहीं होता। एंजाइम में आपने देखा होगा, एंजाइम की परिभाषा ही हम ये देते हैं, हमने दिया हुआ है, पढ़ा हुआ है एंजाइम चैप्टर नंबर 9 के। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, ये किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं और पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ये खत्म नहीं होते। एंजाइम ने भाग लिया, फिर आपको पता है वो अपना अभिकारक था, उससे एंजाइम जुड़ता है, फिर उत्पाद बनता है और एंजाइम अलग हो जाता है। ताला चाबी वाला सिद्धांत याद आ रहा है, तो भाई एंजाइम तो वापस प्राप्त हो जाते हैं और दोबारा उसी एंजाइम को किसी और में अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन हार्मोन हमेशा नया बनेगा, ये खत्म हो जाता है, विघटित हो जाता है, और एंजाइम खत्म नहीं होते, ठीक है। एक ये डिफरेंस है। तीसरा, अपना चौथा, यह प्रोटीन, वसा, स्टीरॉइड आदि हो सकते हैं या आदि से निर्मित होते हैं। स्टीरॉइड क्या होता है, स्टीरॉइड भी एक प्रकार की फैट है, वसा वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है अपन ने। तो स्टीरॉइड्स होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं ज्यादातर, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये स्टीरॉइड होते हैं। ये प्रोटीन हो सकते हैं, ये फैट हो सकते हैं, या कोई और रसायन हो सकता है। लेकिन एंजाइम हमेशा प्रोटीन होता है, एंजाइम हमेशा क्या होता है, प्रोटीन होता है, 99% प्रोटीन होता है। वहां पे अपवाद आप मत गिनना, लेकिन भाई क्या होते हैं हमेशा, कैसे होते हैं, एंजाइम हमेशा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। हार्मोन और क्या लिख सकते हैं भाई, रुको, अणुभार कम होता है, कम मात्रा में कार्यशील होते हैं, इससे स्रावित हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि एंजाइम बहिस्रावी होते हैं। छठा, यह सीधा रक्त में प्रवाहित होकर लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। लेकिन एंजाइम ऐसा नहीं होता, एंजाइम तो डक्ट से निकलता है और डक्ट के द्वारा ही जगह पे पहुंचता है, ठीक है। और भी कुछ रह गया हो तो आप नोट्स में देख लेना एक बार, मेरे को अभी इतने याद आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने क्या है, हार्मोन के कुछ काम है।
सबसे मेन बात ये कि ये थोड़ी सी मात्रा में काम आते हैं, कम अणुभार के होते हैं, रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं और हर बार नए बनते हैं, इनका विघटन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, सीधा ब्लड में जाके ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, संग्रहण नहीं होता, आ तो जाते हैं मेरे को याद, लेकिन देर देर से आते हैं। ठीक है, इनका संग्रहण नहीं होता। संग्रहण मतलब स्टोरेज, भाई ये स्टोर नहीं होते, स्टोर नहीं होते। हार्मोन ब्लड में रहेगा, अगर काम आया तो ठीक है, नहीं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, विघटित हो जाएगा और उत्सर्जी पदार्थ जो इसके टूटेंगे उत्सर्जी के रूप में निकल जाएगा। लेकिन एंजाइम तो स्टोर रहता है, आपने देखा पित्ताशय में किस तरह से स्टोर रहता है। अगर आपके अग्नाशय है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसुलिन जो अपना पाचक रस है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, ये स्टोर रहते हैं। जब खाना आता है तो नली से बाहर निकलते हैं, वरना बन के पड़े रहते हैं। तो भाई एंजाइम स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर नहीं होते, मतलब पड़े नहीं रहते, ये खत्म हो जाएंगे बड़े बड़े। ठीक, तो ये कुछ जो आपको के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास खत्म करें क्योंकि अगली बैच की क्लास है, 10-15 मिनट आपको उधर भी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? अंशुल कह रहे हैं ये ग्लैंड अंदर होती है या बाहर? कौन सी बेटा? बेटा ग्लैंड तो अंदर ही है हमारी, बाहर इन द सेंस की ऐसे दिख नहीं रही ना, है तो अगर बाहर वाली भी है, जो सतह वाली भी बताया आपको, वो भी है तो त्वचा के अंदर ही, और कुछ अंगों के अंदर है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर पीयूष ग्रंथि, ब्रेन पढ़ाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाई थी, हाइपोथैलेमस अंदर है। ठीक है, अपना अग्नाशय अंदर है, बॉडी के अंदर है सब। बेटा सबसे बड़ी एंडोक्राइनल ग्लैंड है लिवर, वो तो काम आ ही जाएगा। यकृत, यकृत सबसे बड़ी, ठीक है, और सबसे छोटी है पीनियल। अच्छा, इसके मैंने एमसीक्यू भी डाल दिए हैं इस चैप्टर के एडवांस में। लास्ट ईयर मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने 21 चैप्टर के एमसीक्यू करवाए थे, एक चैप्टर रह गया था लास्ट ईयर, तो उसका मैंने अभी डलवा दिया था, तो आप देख लेना, इसके एमसीक्यू भी डलवा दिए। क्या श्रावण से क्यों नहीं निकलता हर्षिता? बेटा ऐसे संख्या आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितनी संख्या है, क्योंकि गिनाने को तो मैं 50 भी गिना सकती हूँ, आप गूगल सर्च करना आपको क्या संख्या मिलती है, लेकिन हमको कुछ कुछ ही पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी ग्लैंड्स है, आप एक बार गूगल करके देखना, आपकी आंखें ऐसे फटी रह जाएंगी। संख्या आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे सवाल आते ही नहीं है, ये ऐसे, इसको अनलॉजिकल सवाल कहते हैं कि हम में कितनी ग्रंथियां, ऐसे नहीं होता है। हमको जो पढ़ाई है बस हमको वही पढ़नी है, ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछता है आप में कितनी ग्रंथियां होती है, ऐसा कोई नहीं पूछता। कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि श्वसन क्रिया, श्वसन के कितने चरण होते हैं, तो ऐसे कोई पॉइंट वाइज नहीं पूछता कि श्वसन कितने चरणों में होता है, ऐसा नहीं होता है। नाम लिख सकते हैं अपन, संख्या नहीं पूछते कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग स्टेप्स में या अलग अलग तरीके से होती है। थोड़ा सा गूगल करके देखना, मजा आएगा आपको। देखना एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, हाउ मेनी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बहुत सारी होती है, मतलब ये तो हो सकता है वो ये भी बताए, लेकिन वैसे बहुत सारी होती है, 50